खत्म हो गया ऋण। ऋण के बाद, ऋण के बाद 4 प्रकार के पुरुषार्थ होंगे। कितने प्रकार के पुरुषार्थ है बताओ? ऋण कितना था? ऋण था 3 प्रकार का। ऐसे ऋण लिखा था ना? पहला बोलो, देव ऋण और ऋषि। अरे बाप रे, तो सब अजीबे लिखा रहा है। ऋषि भी ऐसे ही लिखाता है, ऋण भी ऐसे ही लिखा है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण। कौन सा ऋण बाबू? पितृ ऋण। अब इसके बाद से पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पहला है कौन सा? धर्म। धर्म का अर्थ, धर्म का अर्थ क्या होगा? देखिए, धर्म का अर्थ ये होता है कि जो नियम कानून है उस हिसाब से चलिए। कई बार देखिएगा हम लोग को अगर न्याय करना रहता है, जैसे मान के चलिए आप ही को चुनना हो, माता अच्छी की पिता, दोनों में से कौन ज्यादा सही, तो आप लोग कहिएगा ना कि धर्म संकट में पड़ गए। क्या हो गए? धर्म संकट। तो कई बार सामाजिक न्याय को ही हम लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ही नहीं कि अपन अपन धर्म को लेके बहसबाजी कीजिए। अमूमन हम लोग जिस धर्म को कह रहे हैं, अभी जो धर्म चल रहा है उस धर्म में धर्म कम, बहसबाजी ज्यादा चल रहा है। हमारा भगवान बढ़िया, तुमको तुम्हारा भगवान बढ़िया। नहीं समझ में आ गया? तो अपने भगवान से कहो कि सब एक जैसन बना दे। दोनों लोग को कह रहे हैं, जिसको लगता है कि उसका धर्म बढ़िया है उसको कहो अपने ही भगवान से कि बाकी लोग को भेजा का है। नहीं समझे? तो धर्म का अर्थ होता है सामाजिक संतुलन बना के रखना। धर्म हो गया। धर्म के बाद होता है अर्थ। अर्थ का अर्थ है पैसा कमाना। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ से ही बना है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, पैसा या पैसा कमाना। काम, शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक मतलब संबंध बनाना क्या कहलाता है? काम। उसके बाद है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। दुनिया शांत हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गए, दुनियादारी से चले गए। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा थी, 3 प्रकार के ऋण की चर्चा थी, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी, 16 प्रकार के संस्कार। संस्कार कितने? विवाह 8, पुरुषार्थ, ऋण, ये सब उस समय की प्रचलन थी और मनुस्मृति सब में सबसे आगे था। अब अगला होगा आपका महाकाव्य। अगला क्या होगा? महाकाव्य। महाकाव्य बहुत बड़ी पुस्तक को हम क्या कहेंगे? महाकाव्य। बहुत बड़ी पुस्तक को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य 2 प्रमुख महाकाव्य मिलेंगे आपको। महाकाव्य कितने मिलेंगे? 2। एक मिलेगा आपको रामायण। क्या मिलेगा? रामायण। रामायण और एक महाभारत। महाभारत, महाभारत। 2 प्रमुख क्या मिलेंगे आपको? महाकाव्य मिलेंगे। अब इसमें रामायण जो है ये हो गया रामायण। तो रामायण की रचयिता कौन थे भैया? वाल्मीकि। रामायण की रचयिता वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। गेटवा बंद करो जी, गेटवा सटा देना। अरे इधर से मत बंद करो, खुलेगा नहीं, सटा देना बा, फिर खुल जाएगा। खोल, बंदे कर दो, फिर खोल देना उस टाइम, बस करो। अब देखते हैं हम लोग महाकाव्य। इसमें की रचना किसने किया? अब महाभारत की रचना वेद व्यास, वेद व्यास ने किया। अमूमन बच्चों को ये दोनों नाम याद होते हैं, लेकिन वो गलती ये कर देते हैं कंफ्यूज होके कि वेद व्यास किसके किए थे और वाल्मीकि किसके किए। मतलब दोनों नाम याद रहेगा, वाल्मीकि भी नाम याद रहेगा और वेद व्यास याद रहेगा। दोनों ने बढ़िया किताब लिखा है, एगो कोनो रामायण लिखे हैं, एगो कोनो महाभारत लिखे। गड़बड़ा क्या जाता है, ये नहीं समझ में आता है कि इसमें रामायण कौन लिखे थे, महाभारत कौन लिखे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो वेद व्यास को याद रखने का तरीका इजी है। व्यास, देखो ये हो गया व्यास। डायमीटर को क्या कहते हैं? व्यास। बताओ इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा क्या खींच सकते हैं? व्यास। और इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा युद्ध कौन हो सकता है? महाभारत। तो महाभारत से बड़ा युद्ध नहीं होगा,
अब व्यास से बड़ी रेखा नहीं हो सकती, किसी भी गोला में व्यास से बड़ा आप कुछ भी नहीं खींच सकते। तो दोनों याद रखने का तरीका हो गया। अब बाकी जो बच गया वो कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। एक एक को याद रखना है। व्यास, महाभारत, व्यास, महाभारत सबसे बड़ा युद्ध था। अब पृथ्वी एक गोला है, गोला पे सबसे बड़ी रेखा तो हो गया वेद व्यास। और जो बच गया वो रामायण किसने लिखा? रामायण लिखा, रामायण वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण लिखा। देखिए इसमें जो लेसन होते हैं उसे हम कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसन को क्या कहते हैं? कांड। टोटल कितने कांड है? 7 कांड है। तो रामायण में कितने कांड है? रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। रामायण में कितने कांड है? उसमें पहले 12,000 श्लोक थे, अभी 24,000 श्लोक है। रामायण में प्रारंभ में कितने श्लोक थे? 12,000, अभी कितने हैं? 24,000। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या, वर्तमान में श्लोकों की संख्या। इसके खंडों को क्या कहते हैं? कांड। सबसे कितने कांड है? सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। आगे बढ़े। अब यहाँ हो गया व्यास, ये क्या हो गया? व्यास। महाभारत को इनका लेसन जो होता है, लेसन, महाभारत में लेसन को हम कहते हैं पर्व। क्या कहेंगे? पर्व। टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। 18 लेसन। महाभारत में कितने लेसन? हाँ, 18। आगे बढ़े। और रामायण में कांड कितने? महाभारत में पर्व कितने? इसमें सबसे प्रमुख कांड, सबसे प्रमुख कांड प्रारंभ में कितने श्लोक? वर्तमान में, वर्तमान में सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। अब इसमें पर्व देखते हैं, कितने पर्व हैं? सबसे प्रमुख पर्व का नाम भीष्म पर्व। सबसे प्रमुख पर्व भीष्म पर्व। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहते हैं। क्या कहेंगे? भागवत गीता। और इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? गीता। क्या कहते हैं? गीता। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? गीता। तो बताइए गीता पूरे महाभारत का है क्या उसका एक लेसन है? हाँ, कौन सा लेसन? कौन सा लेसन? भीष्म पर्व। कौन सा लेसन? भीष्म पर्व। कौन सा लेसन? भीष्म पर्व। इसी में महाभारत में कृष्ण भगवान भीष्म पर्व में ही अर्जुन को समझा रहे थे। किसको समझा रहे थे? अर्जुन। अर्जुन को समझा रहे थे। बाद में फिर पूरा महाभारत लड़ाई हो गया भयानक। अर्जुन जीत गए, जिता दिए गए अर्जुन को। कर्ण को बेचारा को हरा दिया गया। दुर्योधन मारा गया। जीत हो गई सत्य की। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो महाभारत का सबसे प्रमुख लेसन का नाम भीष्म पर्व। कितने पर्व टोटल? 18 पर्व। हालांकि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। क्या है? जय मतलब होता है जीतना, संहिता मतलब नियम कानून। तो जीत, विजय होने के नियम कानून को ही क्या कहते हैं? जय संहिता। जिसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? वर्तमान में 1 लाख हैं। अभी महाभारत में कितने श्लोक, कितने हो गए हैं? 1 लाख। प्रारंभिक नाम इसका ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता। अब जब हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे तब हम आपको वहां पढ़ाएंगे। बदायूनी के नेतृत्व में अकबर ने कई धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, जिसमें इसका भी कराया गया था रज्मनामा से। क्या नाम रखा गया था? रज्मनामा। रज्मनामा इसका फारसी अनुवादित पुस्तक का नाम है। तो अकबर जो था ना, बड़ी होशियार था। अकबर क्या था? होशियार था। लेकिन औरंगजेब मोट बुद्धि का था। औरंगजेब कैसा था? मोट बुद्धि का होते हैं सर। तो होगा काहे नहीं? खानदानी जब राजा का पद मिल जाएगा बिना कुछ किए तो मोटे बुद्धि का ना पैदा होगा। जो संघर्ष करके रहता है वो थोड़ा समझदार रहेगा। ये पूरा मोट बुद्धि का था। महाराष्ट्र गया लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से। अब कुल धन संपत्ति सेना संसाधन सब चौपट करके चला आया। और उसके बाद से मुगल साम्राज्य बर्बाद हो गया। मुगल साम्राज्य क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आगे बढ़े तो इसका रज्मनामा नाम से क्या किया गया? फारसी अनुवाद किया गया। आगे बढ़े।
भारत में हमको सबसे उटपटांग जानते हो क्या लगता है? तुम कोई भी लड़ाई देखो ना, तो जो उसमें देश की लड़ाई उतना फेमस है नहीं है, वही लड़ाई फेमस है जो मुगलों से लड़ी गई है। नहीं समझे? कलिंग लड़ाई का चर्चा सुनते हो? नहीं सुनते। भारत में वही लड़ाई पता नहीं काहे फेमस हुई है जो मुगलों से लड़ी गई है। अंग्रेज वाला कोनो लड़ाई फेमस नहीं है। जितना शिद्दत से हम लोग आपस में लड़े थे, उतना अंग्रेजों से लड़े रहते कब का जीत जाते। लेकिन अंग्रेजों की तो हम लोग जी हजूरी में लगे थे। जितने बहादुर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, अगर वो जीवित रहते ना तो बहुत दुखी होता, जब उन्हीं के साम्राज्य का सिंधिया अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। उन्हीं के खानदान का सिंधिया झांसी की रानी को मदद नहीं किया और अंततः झांसी की रानी को मतलब शहीद होना पड़ा। और सोचिए सिंधिया किसके घर का? छत्रपति शिवाजी महाराज का। अंग्रेजों का साथ दे दिया। कितनी आत्मा को दुख पहुंचती होगी छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिस व्यक्ति ने कभी हथियार नहीं डाला, दुनिया इधर से उधर हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में कभी टस से मस नहीं हुए, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा दिन नहीं, मतलब, लेकिन वो नहीं है खानदान का आदमी। तो हम लोग गुलाम बनते गए, उसका कई अलग अलग कारण था। समझिए, आगे बढ़े। यहाँ किसी को युद्ध का मतलब नहीं। इतिहास में वही युद्ध फेमस है जो मतलब मुगलों भी एक तरह से छोड़िए ना, जिसमें धार्मिक चीजें दिखेगी आपको। नहीं समझ में आ गया? वही युद्ध आपको इतिहास में ढेर फेमस मिलेगा जो हिंदू मुसलमान में लड़ा गया है। समझ में आ गया? इतिहास में वही ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा। अभी यहाँ किसी को राक्षसी तरंगिणी का युद्ध का तो पता नहीं है, तालीकोटा का युद्ध ना पता होता, ये सब हमको क्या पता है, कांचीपुरम का युद्ध है, ये सब कुछ नहीं, उतना ध्यान नहीं है। लेकिन ये सब युद्ध बहुत ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक जो रहती है ना यहाँ पे, देखो, अगर आप एजुकेशन लेके डीप एजुकेशन नहीं लीजिएगा ना तो समझ नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, उतना समझ नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी इतिहास में, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसा कर लिए थे जिसके वजह से विदेशी आक्रमणकारी चला है सब। इतना छोटा छोटा राजा होना चाहिए जी। अकेले राजस्थान में 4 गो राजा। अभी तुम सोचो, अभी राजस्थान में 4 गो मुख्यमंत्री बनाओ, अभी हरियाणा कब्जा कर लेगा उधर से। तो इतने छोटे छोटे राजा हो गए जिसकी वजह से हम लोग हारने लगे थे। तो जय संगीता किसका पुराना नाम था? कितने श्लोक थे? कितने श्लोक? हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अगला चैप्टर, अगला क्या है बाबू? वैदिक काल। रेडी हैं आप लोग? पुराण है तो वेदों का वेद और पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? वैदिक काल। रेडी हैं? यू ऑल आर रेडी? देखा जाए, देखो, अगर हम टाइम लाइन खींचते हैं तो अभी कौन सा समय चल रहा है? 2025। 2025। अगर हम यहां को कहते हैं 0, तो इधर का समय होता है एडी। क्या होता है? एडी। एडी। इधर वाला बीसी, इधर वाला बीसी। अब यहां अगर देखेंगे 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व पाषाण काल मिलेगा। क्या मिलेगा? पाषाण काल मिलेगा। 2,500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक आपको क्या मिलेगा? कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। कब शुरू हुई? खत्म हुई 1750। सिंधु सभ्यता शुरू होती है और खत्म होती है 1750। पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी। अब इसके जगह आती है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। कितने से लेके? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व आती है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता आती है स्टार्टिंग में लेके। वैदिक काल कहां से शुरू होता है बाबू?
1500 से लेके 600। क्या नाम होता है? वैदिक काल। वैदिक काल। कोई दिक्कत किसी को? वैदिक काल। अब यहाँ समझते हैं, थोड़ा नीचे लिख दे क्या वैदिक काल को, यहाँ लिख देते हैं। वैदिक काल चालू होता है 1500 से 600 और ये खत्म हो जाता है सिंधु सभ्यता 1750। बीच में थोड़ा सा गैप है। ये गैप कहाँ से आ गया? तो देखिए, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। जब ये प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हुई तो धीरे धीरे कुछ अंश बच गए थे, वो भी धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर थे और उसके जगह एक नई सभ्यता धीरे धीरे विकास ले रही थी। तो एक टाइम लगता है, जिसे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पीरियड कहेंगे। तो यही ट्रांजिशन पीरियड का जो 250 साल का गैप था बीच में, वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाया। उसके बाद आया वैदिक काल, यानी सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक काल। सिंधु सभ्यता कंप्लीट शहरी थी, वैदिक सभ्यता कंप्लीट ग्रामीण थी। क्या थी? कंप्लीट ग्रामीण था। इसके समय, सिंधु सभ्यता के समय, एक सींग वाला जानवर प्रसिद्ध था। वैदिक काल में गाय प्रसिद्ध थी। वैदिक काल में गाय। तो बताइए बाबू, वैदिक काल कब से कब तक? हाँ, 1500 से लेके 600। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। इसका नाम वैदिक काल इसलिए पड़ गया, इसी समय सारे वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, सारा चीज इसी समय लिखे गए थे। वैदिक काल में ही सारा वेद लिखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वैदिक काल। अब इसके बाद आया था आपका यहाँ 600 से लेके और ये 0 तक, यहाँ से यहाँ तक 600 से लेके ये वाला काल कहा था महाजनपद। क्या कहलाया? महाजन। क्या कहलाया? और इसी समय अखंड भारत था। इसी महाजनपद के काल में 600 ईसा पूर्व से लेके ईसा मसीह के जन्म तक, और यही पीरियड था जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, यहाँ अशोक था, यही के टाइम पे कलिंग का युद्ध हुआ, इसी के समय सिकंदर आक्रमण किया और इसी समय महात्मा बुद्ध थे, इसी समय महावीर स्वामी थे। समझ में आ गया कि नहीं? कितना बड़ा, कितना पुराना है सभी लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अशोक वगैरह कितना पुराना है सब। उसके बाद आए ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह है। और यहां से लेकर फिर जो कालखंड आता है, फिर से 600 साल तक। कितने साल तक? ये छोटे राजाओं का काल आता है। कैसे राजाओं का? छोटे छोटे राजाओं का काल आता है। कोई गुजरात का शासक बन जाता है, कोई महाराष्ट्र का शासक बनता है, कोई बंगाल का शासक बनता है, कोई कश्मीर का, कोई उत्तर प्रदेश के कन्नौज का। ये छोटे छोटे शासक आ जाते हैं और इनका शासन रहता है 800 सालों तक। कितने साल तक? 8। ईसा मसीह से लेके 800 साल तक। अब इस 800 से लेके, इसको एडी मिटा दे, इस 800 से लेके 1200 तक, 800 से लेके 1200 तक राजपूतों का शासन रहता है। कहाँ पे? राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में किसका क्षेत्र रहता है? राजपूत। समझ में आ गया? किसका रहता है? राजपूत शासकों का क्षेत्र रहता है। इतने इतिहास पढ़ना है। देखो ना, पाषाण काल तो पढ़ चुके हो, पाषाण नहीं पढ़ लिए हैं? नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब तो पढ़ लिए हैं। सिंधु पढ़ लिए हैं। अब ये वैदिक पढ़ा देते हैं। इसमें टाइम लगेगा, इस समय बहुत टाइम लगेंगे सर, क्योंकि राजा वजा आने लगेंगे सब। वो कहे बेटा इसका नाती एक मार के, भाला मार के भाग गया तो इसे हुआ। बड़ी बड़ी इधर कहानी है। रानी की चिंता है तुरा। तो देखो ध्यान से, ये काल क्या कहलाएगा? छोटे राजाओं का। और यहाँ पे राजपूत। हाँ, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं सब दिल्ली सल्तनत के राजा। कौन आते हैं? कौन आते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वाले आते हैं 1500 तक। कितने तक? 300 साल तक शासन किसका रहता है? दिल्ली सल्तनत का। 300 साल तक शासन दिल्ली सल्तनत वालों का रहता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके मोहम्मद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उसके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब आते हैं। लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मारा जाता है। फिर 1500 से लेके 1857 तक मुगल रहते हैं। कौन रहते हैं? मुगल। कौन रहते हैं? मुगल। 18वीं सदी तक मुगल। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं अंग्रेज।
कौन आते हैं? अंग्रेज। 1947 तक रहते हैं अंग्रेज, और उसके बाद आते हैं सर नेता। कौन आता है सर? नेता। ये अलग दुनिया में रहता है सर, समझ में आ गया कि नहीं? अभी तक कौन रहेगा सर? नेता रहेगा सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम चाहे जितना भी किसी को बोल दे नेता, सबको नेता वैसे ही रहेगा जैसा समाज होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जिस टाइप के समाज के लोग, मेजॉरिटी जिस टाइप के समाज है, उसी टाइप का नेता आएगा। हाँ, समाज ही चुना रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई करप्ट नेता है तो उसके क्षेत्र के सारे लोग करप्ट हैं, नहीं। उस मानसिकता को पसंद करने वाले मेजॉरिटी वहीं के लोग हैं। मेंटेलिटी वैसे ही है। बिहार के लोगों को कैसा नेता चाहिए? ये कहीं गरिया के आए, कहीं मार कर दे तो नेता एफआईआर में से नाम हटा दे, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं, कहीं सरकारी जमीन कब्जियाना है तो नेताजी मदद कर दे, नहीं समझे? और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे बियाह श्राद्ध पड़ल रहे तो एक दिन आके फोटो खिंचवा ले, बहसबाजी करे, तोरा कौन चीज? हाँ, और कौन चीज? कैसा बिहार में कैसा नेता चाहिए पता है? मोटरसाइकिल पकड़ा गया तो मंत्री को फोन कर दे, मंत्री जी मोटरसाइकिल पकड़ा गया है, तो फोन दो, फोन दो, यार छोड़ देना जी अपना आदमी, बस। ऐसी मेंटेलिटी चाहिए। अंदर हम लोग को गरियाता है सब, काहे हम लोग को इतना गरियाते फिरता है? यही सब के वजह से अपने यहाँ के नेताओं इतना फुर्सतिया रहता है जिसका कोई हद। क्योंकि उनकी तो इतनी मेंटेलिटी है नहीं जो बड़ा काम कर सके। ना कोई टाउनशिप बसा सकते हैं, ना नोएडा जैसा शहर बसा सकते हैं, ना कोई आईटी पार्क बना सकते हैं। इनसे औकात के बाहर की चीजें हुई, तो यही सब करबे करेगा सर। एफआईआर हो गया हो, छोड़ दो हो, गाड़ी पकड़ा गया है, छोड़ दो हो, नहीं समझे? तो अभी हम लोग को तो इधर जाना नहीं है। तो यहाँ पे मुगल, सॉरी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज। अभी हम लोग कहाँ हैं? वैदिक। कहाँ है? वैदिक काल। इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? हाँ, इसी समय क्या लिखा गया था? वेद। तो हम चलें वैदिक काल पढ़ें? चलिए पढ़ते हैं हम लोग वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। क्या था? वैदिक काल। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। पुरानका वैदिक को कहते हैं ऋग वैदिक। क्या कहेंगे? ऋग वैदिक। और जो बाद वाला वैदिक था उसे क्या चीज? उत्तर वैदिक काल। इतना तो पता है, उत्तर वैदिक खत्म हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, क्योंकि शुरू होगा ये वाला 1500। तो ये शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये एकदम पुराना समय था। और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो अब हम देखते हैं, दोनों में कोई विशेषता नहीं, एक नया एक पुराना है। मेन अंतर क्या आता है समझे? ऋग वैदिक काल में ही सारे 3 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जबकि अथर्ववेद कब लिखा गया था? उत्तर वैदिक काल। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल ज्यादा पुराना था, उत्तर वैदिक काल थोड़ा बाद में आया था। अब यहाँ वैदिक काल में क्या रचना की गई थी? वेद को। किसकी रचना किया गया? वेद। किसकी रचना? अब इसको रचना करने के लिए अब वैदिक काल में वेद रखा गया। वैदिक काल को बसाया था आर्य लोगों ने। किसने बसाया था? किस लोगों ने? आर्य लोगों ने बसाया था। और आर्य यहाँ के थे नहीं। आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया। आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के। वहीं का जहाँ का बाबर था, जहाँ का बाबर था वहीं के कौन थे? इसको क्या हुआ जी?
इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। रहने दो, यहां बनाते हैं। देखो आर्य जो आए थे कहां से आए थे बहू? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ? जहां से बाबर आए, यहाँ से मध्य एशिया से आए थे। और जब ये मध्य एशिया से आए तो ये इस एरिया में रहना चालू किए। समझ में आ गया? क्योंकि इस एरिया में नदी ज्यादा थी, यानी यहाँ पंजाब और हरियाणा के एरिया में, इस एरिया में 7 नदियां थी उस समय। घग्गर नदी थी, सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 7 नदियां थी। इसलिए इसे कहा गया सप्त सैंधव। सैंधव मतलब नदी, सप्त सैंधव। तो बताइए आर्य कहां से आए? किस प्रदेश में रहे? सप्त सैंधव। वर्तमान पंजाब और हरियाणा से, वर्तमान पंजाब और हरियाणा। अब समझो यहां से तांडव सुनो। जब ये भारत में आए ना तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के मूल निवासी में कौन हो गए भाई? आदिवासी। आदिवासी यहाँ में जो द्रविड़ थे, जो यहाँ पर SC ST थे, शेड्यूल कास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो यहाँ पर पिछड़े लोग थे, कौन थे? पिछड़े वर्ग वाले थे, ये यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य आए ना, आर्य, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा, ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। क्या कहते थे? अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। और जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें निम्न जाति का कहते थे। क्या कहते थे? निम्न जाति का। समझ में आ गया? क्या कहते थे? निम्न जाति। और ये यहाँ आए और अपने आप को स्थापित कर दिए, कहें कि हम ही श्रेष्ठ हैं। अब तुम कौन हो? निम्न, हमारी सेवा करो। समझ आ गया? तो ऊंच जाति और नीच जाति स्टार्टिंग हो गई यहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो दलित ये लोग हैं, SC ST हैं, पिछड़ी जाति हैं, आदिवासी हैं, द्रविड़, ये क्या हैं? मूल निवासी हैं। आगे कौन है? मूल निवासी। और उन पे हावी हो गए कौन? आर्य हो गए। और आर्य में एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वो कहें कि हम दक्षिण भारत को भी आर्य बनाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, उन्हें भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि। तो दक्षिण भारत को आर्य में कन्वर्ट किसने किया? और उत्तर भारत को गौतम राहुगढ़। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत का अब गौतम राहुगढ़। अब देखिए सर, ये बाहर से आके अपने को श्रेष्ठ बोलता है। शिक्षा थी, शिक्षा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। समझ में आ गया कि नहीं? शिक्षा में क्या होती है? बहुत ताकत होती है। हाँ, यही तो आए सब। अभी धीरे धीरे देखिए, अभी आएंगे सब। अभी ये अगस्त ऋषि नीचे जाएंगे और गौतम राहुगढ़ ऊपर आएंगे। धीरे धीरे सबको संस्कृत बताएंगे सब। फिर ये बताएंगे कि सबसे प्रमुख जीव गाय है, जबकि भारत में सबसे प्रमुख एक सींग वाला जानवर सिंधु सभ्यता में। बट ये लोग क्या कहेंगे कि सबसे प्रमुख गाय है। और अगर गाय की हत्या करेंगे तो गाय को आपको फांसी की सजा हो जाएगी। और अगर किसी की गाय गायब हो जाती है तो ये बताएंगे कि राजा का काम है कि गाय को खोजें। और अगर किसी ने गाय चुरा लिया है, नहीं दे रहा है, तो उसके लिए राजा युद्ध लड़े। राजा क्या करे? युद्ध लड़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन बात आएंगे? वैदिक काल वाले। कौन आएंगे? वैदिक काल। और कौन आया था? आर्य। कहाँ से आया था? जहाँ से बाबर आया था ना, एग्जैक्ट वहीं से आया था। बाबर जहां से नादिर शाह लुटेरा आया था ना लूटने, धन दौलत लूट के गया था, यहीं से आए थे। बट वो लूट के चल गया, ये लोग यहीं रहे, तो यहाँ आके बस गए ये लोग। अब यहाँ पर गौतम राहुगढ़ आर्यीकरण कर रहे थे, तो सबको ये बता रहे थे उत्तर प्रदेश का आर्यीकरण कर दिया था। आर्यीकरण माने श्रेष्ठ बना दिया था। जो सीख गया इनकी भाषा, जो इनके हिसाब से हो गया, वो क्या हो गया? श्रेष्ठ। और जो मूल निवासी नहीं सीख पाए, निम्न जाति का, निम्न जाति क्या गया? निम्न जाति। तुम सेवा करो, क्या करो? सेवा करो। जय हिंद सर। नहीं समझ में गया? सेवा कराने लगा, गोड़ हाथ दबाने लगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर गौतम राहुगढ़ बिहार में बढ़े, सिवान छपरा पार कर लिए, यहाँ पटना के पास सोनपुर में पूजा पाठ किए।
और अग्नि जलाएं एक ठो, गौतम राहुगढ़। और फिर वो चल दिए पटना की ओर कि इसका आरीकरण किया जाएगा। और जैसे वो सोनपुर से आगे बढ़े, नदियां में उतरे, गंडक नदी हिले ना, डिसबैलेंस हुए, उनका अग्नि टेढ़ मेढ़ हुआ, पलट गया, वहां अग्नि बुझ गया, अग्नि बुझ गया। तो भैया इसमें हम पटना वालों को क्या खराबी है? आपको अच्छा से तैरने नहीं आ रहा था या नाव ठीक से नहीं बनाए थे तो बमक गए, बमक गए, तुरंत घुसिया गए और श्राप दे दिए कि ये अछूतों की भूमि है। हम लोग को, पटना वालों को क्या बोल दिया? अछूतों की भूमि है। ये भाई आपका अग्नि गिर गया है, आपका नाव पलट गया है, आपका कुछ दह जाए तो इसमें हम लोग क्या करें भाई? हम लोग को काहे बोल दिया कि अछूतों की भूमि है? तो पाटलिपुत्रा कैसी भूमि है? अछूतों की भूमि है। यही कारण है कि यहाँ से गंगा जल भी जाती है तो कोई गंगा जल को ले नहीं जाता है। आप यहाँ से गंगा जल ले जाके शिवलिंग पर ले जाके बाबा धाम या हरिद्वार ले जाके नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैसी भूमि में रहते हैं? अछूतों की भूमि पे लगते हैं। इवन की गंगा नदी में जब मेला लगता है सिमरिया घाट पे, तो वही मेला लगता है जहां जैसे पटना जिला समाप्त होता है मोकामा के पास, और जैसे पटना जिला समाप्त होगा तुरंत वहां पे आएगा बेगूसराय का सिमरिया घाट। कौन आएगा? सिमरिया। वहीं पे मेला लगेगा, इधर नहीं लगेगा। मतलब घाट भी डिसाइड है, पटना जिला हुआ मेला नहीं लगे हुआ, वहां शौचालय उचालय बना देते। ओ भाई साहब ये कोई बात है? किसी का घोइली ढह गया, किसी का हड़िया फूट गया तो फिर हम लोग अछूतों की भूमि हो गए। उनका को हम लोग को शराब दे के चल गए। समझ आएगा कि नहीं आएगा? तो यही कारण था कि जब अशोक आया ना, अशोक, इसके बाद आया उत्तर वैदिक काल के बाद कौन है? अशोक। कहा कि हम अछूतों की भूमि है। कौन बोल रहा है हमको? साफ कर दिया पूरा का अखंड भारत। क्या बनाया? अखंड भारत। अखंड भारत की राजधानी है पटना। समझ में गया? आर्य कहाँ? आर्य भारत के मूल निवासी थे। हैं? और भारत के मूल निवासी जो SC ST OBC द्रविड़ आदिवासी जो निम्न जाति है वो भारत के क्या है? मूल निवासी। इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बहुजन। बहु मतलब ज्यादा, बहुतायत मतलब बहुजन। तो बहुत ज्यादा संख्या इनकी थी तो इन्हें कहा जाता है बहुजन। क्या कहते हैं? बहुजन। तो पिछड़े वर्ग को क्या कहते हैं? बहुजन। इन्हीं को कहते हैं मूल निवासी। क्या कहते हैं? मूल निवासी। समझ में आ गया कि नहीं गया? एक मेरा मित्र था वो SC ST, तो स्टूडेंट लाइफ में बाकी सब पता नहीं कि उसको चिढ़ाते थे सब कि तुमको तो आरक्षण मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो उसको हम एक दिन वैदिक काल पढ़ाएं। हम बहुत, जब हम लोग इंटर में थे तब का वैदिक काल हम क्या पढ़ाएं बताया गया उसको, बताया कि देख ऐसे ऐसे था। तू क्या कहता है पता है? हमको आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि हम मूल निवासी हैं। आरक्षण क्यों मिलता है? अब अपना अपना लॉजिक है। अगर आप उसको कोई नीचा दिखाओगे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा। आप नीचा दिखाना छोड़ दो, वो शांति से जी लेगा। नहीं समझे? अगर आप किसी को आरक्षण दिखाकर और उसे नीचा दिखाने का प्रयास करिएगा तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? आरक्षण आपको क्यों मिल रहा है? जिनको मिल रहा है क्योंकि मूल निवासी है। कौन सा है? अगर आप नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? वही चीज। और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोग को सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी वो कामयाब होकर फाइनेंशियल स्टेटस पकड़ो। दुइये को जात होती है अमीर और गरीब की। समझ में आएगी नहीं आगे? हम फाइनेंशियल स्टेटस को सुधार दें, आगे बढ़े। हाँ? द्रविड़ साउथ इंडिया वाले, द्रविड़ कहाँ थे? साउथ इंडिया। सर तब राजपूत लोग कहाँ से आए? अरे भाई अभी समझो ध्यान से, अभी जब वर्ग का निर्धारण हो रहा है समझना ध्यान से। यहाँ पे ये राजपूत लोग घुसी आ गया? नहीं बाबू अभी समझते, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है। अभी तो सिंधु सभ्यता खत्म हुआ है। अभी क्या खत्म हुआ है? सिंधु सभ्यता। अभी तो हम लोग जस्ट सिंधु सभ्यता खत्म करके यहाँ आ रहे हैं। ये काल कौन सा है? 800 से लेके 1200 साल तक राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं आगे। रेडी हैं? वैदिक काल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये वैदिक काल वाले आए और इन लोगों ने यहां तक तो समझ में आ गया, वेदों वगैरह की रचना किया। इनका सबसे पसंदीदा जीव कौन था? गाय। क्या था? गाय। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। जबकि सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार, सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार, वैदिक में कृषि और पशुपालन। कृषि और, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है?
आगे बढ़े। धार्मिक कार्य को दी गई भूमि देवदान भूमि कहलाती थी। हल का जो निशान होता था खेत में उसे सीता कहा जाता था। गाय जिसके पास जितनी ज्यादा रहती थी उतना अमीर होता था। अब बाकी जातियां कैसे आई समझो ध्यान से। ऋग वैदिक काल में कहा गया कि जाति का विभाजन जो होगा वो कर्म के आधार पर होगा। जाति का विभाजन किस आधार पर होगा? कर्म। अब यहां ध्यान से समझना चालू करो। यहां से स्टार्ट हो गए लोग, ब्राह्मण तो व्यापारी तो राजपूत, तो ये कहा गया कि जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण, जो रक्षा करेगा क्षत्रिय, और जो व्यापार करेगा वैश्य, जो नौकरी करेगा वो शूद्र। तो बताइए शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण शिक्षा देने वाला ब्राह्मण। और सुरक्षा करने वाला हाँ क्षत्रिय। सुरक्षा करने वाला क्षत्रिय। व्यापार करने वाला वैश्य। नौकरी करने वाला शूद्र। नौकरी करने वाला ये कहाँ लिखा गया है? ऋग वैदिकम। हमको देखो ध्यान से, ध्यान से। हम शिक्षा दे रहे हैं तो ऋग वैदिक का टाइम के हिसाब से हम हैं ब्राह्मण। आप सब नौकरी करने जाएंगे, आप सब क्या कहलाएंगे? शूद्र। आप में जो व्यापार करेगा वो क्या कहलाएगा? वैश्य। मान के चले किसी का जॉब नहीं हुआ, अपना दुकान खोला, बिजनेस किया तो क्या हो गया? वैश्य। आप में से कोई पुलिस में हो गया तो क्षत्रिय। कोई सेना में चला गया, अग्निवीर बन गया। अब समझ में आ रहा है जाति कैसे बनी थी? तो इस हिसाब से जाति बनना चालू हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाति बनना इस हिसाब से चालू हो गया। अब देखो शिक्षा कौन देगा? जो पढ़ा लिखा है वही। ब्राह्मण आज न जाति है, उस समय जाति होती नहीं था। जो पढ़ा लिखा है वो क्या था? शिक्षा देता था, तो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। ऋग वैदिक काल में जितने किताब मिले हैं उसमें ऐसा भी मिला है कि एक के घर में 5 गो जाति है। एक के घर में क्या गो जाता है? हाँ अच्छा है तो क्या गया? ब्राह्मण। मेरे पिता वैश्य, मतलब बिजनेस होगा, दुकान होगा, और मेरी माता दूसरों के घर में काम करती, अतः शूद्र। यानी एक के घर में कई गो जात हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से बटा। अब काम बढ़ते गया, जैसे व्यापार बढ़ते गया तो वैश्य लोग भी बढ़ते चले गए। अब जैसे किसी का लकड़ी का काम आ गया इस सब में तो बढ़ई जाति बना दिया लोग। किसी का लोहे का बिजनेस हुआ, लोहार बना दिया। किसी का खाने पीने का हुआ, हलवाई बना दिया। अब धीरे धीरे बना दिया। लेकिन एक के घर में कोई क्षत्रिय होता था, कोई ब्राह्मण होता था और कोई हलवाई हो जाता था। क्योंकि अगर बिजनेस है, क्योंकि पहले एक ही नाम हो गया, बिजनेस वैश्य हो गया। लेकिन अब इसको भी बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? क्योंकि फर्दर बिजनेस के हिसाब से बांटते जाएंगे। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब से आने लगा? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या कहा पता है? जो ब्राह्मण है ब्राह्मण रहेगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण रहेगा। जो क्षत्रिय है उसका बेटा भी क्षत्रिय रहेगा। जो बिजनेस कर रहा है वैसे उसका बेटा भी वैसे बिजनेस से रहेगा। तो ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण जहां कर्म के आधार पर होता था, उत्तर वैदिक काल में वही वंश के आधार पर हो गया। मान के चलिए कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसका बेटा मास्टर बन गया तो क्या हो गया? ब्राह्मण। और तब तक कौन सा काल आ गया? उत्तर वैदिक। अब उस ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, जबकि उधर स्टार्ट कहां से हो गया? वैसे। क्या पता कोई नौकरी कर रहा हो, क्या कर रहा हो? नौकरी कर रहा। तो इस आधार पर ऋग वैदिक में उसे क्या कहा गया? और अगर उसका बेटा मान के चलिए टीचर बन गया तो बेटा क्या हो गया? ब्राह्मण। और तब तक इधर हो गया वंशानुगत। तब तक क्या हो गया? वंशानुगत। क्या हो गया? वंशानुगत। अब मान के चलिए कोई ऋग वैदिक काल में शिक्षा देने का काम कर रहा था तो क्या हो गया? ब्राह्मण। और उसका बेटा नौकरी करने चल गया तो क्या हो गया? शूद्र। और तब तक वंशानुगत हो गया। तो क्या पता जो जिसको आप शूद्र समझ रहे हैं उस समय वो शिक्षा दे रहा होगा। पूर्वज ढेर पीछे जाएंगे तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक आदमी हमसे पूछ रहा था, खान सर आपके पूर्वज क्या थे? हम कहे आदि मानो। भाई हमारे पूर्वज क्या थे? आदि मानो। हम यहाँ 2025 में रह रहे हैं, हमारा पूर्वज यहाँ था पाषाण काल में। तो कहा नहीं इतना पीछे नहीं जाना है। इतना पीछे नहीं जाना है। कहाँ तक जाना है? हम के भाई बताएगा तब तो। हमरा क्या पता? किसी को आदमी को 4 से 5 को पीछे के दादा परदादा का नाम याद रहता है, नहीं समझे? ओके बाद पूर्वज। आप लोग के पूर्वज कौन थे? आदि मान।
अरे यहीं से ना चालू किए थे हम लोग, पाषाण काल से, उसके बाद इसमें आए होंगे। अब हमारे पूर्वज वैदिक काल में भी रहे होंगे, क्योंकि सबके कहीं से ना कहीं से एंसेस्टर होंगे। अब वैदिक काल में, अब वो डिपेंड करता है कि ऋग वैदिक काल में उनका अलग अलग होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो ये सब अपन अपन जाति की उत्पत्ति पूछ रहा है, तो हमरा से कुछ पूछता है। आगे बढ़े। एक पूछ रहे यादव जी कहां से आए लोग। अरे दादा दादा, ये तो कृष्ण भगवान से समझो। नहीं समझे? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? तो ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म, और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर। अभी देखो, आप शिक्षा दो या ना दो, आप वही जाति के हो जाओगे। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? आप लोग की जाति कौन है? जो पिताजी ने थोप दिया, पिताजी को दादाजी ने थोप दिया, वही जाति है, वही धर्म है, लेकिन उसी को गा रहे हो। नहीं समझ आ गया? दूसरा तो ना पढ़े हो ना कुछ, इसलिए ज्यादा धार्मिक उर्मिक चीज में नहीं रहना चाहिए। समझ आ गया? अधेर ऊपर वाले को याद भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो याद कर लिया किसी दिन ना। हाँ, अच्छा एगो तो और जाति देखो कैसे, मान के चले लड़की का कोई जाति है और जिससे ब्याह करेगी उसी जाति की हो जाएगी। यानी ये वर्सटाइल है, परमानेंट मोहर ठप्पा नहीं लगा है। नहीं समझे? वर्सटाइल है मतलब चेंज हो सकता है। तो जाति उति पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। समझ गया? ये आपके पिताजी ने आपको इसे, जाति पुरुषों पे लागू है, महिलाओं पे नहीं। महिलाओं पे लागू नहीं है, अलग टाइप का हो जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज चेंज हो जाती है जाति के आधार पर। आगे बढ़ जाए। आधार कार्ड भी तुम लोग का बदलाता होगा? हाँ, बदलेबे करेगा उसका एड्रेस वापस। लेकिन गजब ये सब का भी जिंदगी है। हाँ, दूसरी जगह वोटो दू जगह दिलाता था। हाँ, लेकिन ये लोग का भी मानसिकता उसी टाइप के हो गया कि हमको दूसरे घर जाना है, हम लोग को कोनो लेके चल जाए, मार कर लेगा आदमी, ना रहो। नहीं हो पाएगा हम लोग से। बहुत आप लोग पता नहीं कैसे रह जाती है लोग। और बाकी खराब पुरुषों में ये लगता है कि कोई मेंटेलिटी भी बेचारी सबका नहीं समझता है। नहीं समझे? उनकी मेंटेलिटी समझना चाहिए। और लड़की सब में भी सबसे बड़ी खराबी इसकी औद बदा के हुए कमवा करेगी जो किसी भी पुरुष को ठीक ना लगा। गुस्सियाना किसी पुरुष को ठीक नहीं लगता, उसको मुंह फुलाना कभी ठीक नहीं लगता। समझे? उसको कपार पे 5 लाठी मार दो, उसको कोई शिकायत नहीं है। कपार फाड़ दो, 4 टाका लग जाएगा, गुस्सियाओ नहीं, हो गलती से लग गया चलो टाका लगवाओ, वो कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुंह फुला लोगे लोग ना, वो केवल मुंह से कहता है। ये पुरुषों का जो बनावट है उसी टाइप का है, अंदर से उसका खून खौला रहता है। बस ऊपरे मन से कहता है क्या कोई दिक्कत है, आप मुंह फुले, मन कहता 2 गोली निकाल के मार दे, तरतरा दे दम। और मने मन खूब बोलेगा AK-47 लेकर तरतरा दे। आप क्या कोई दिक्कत है? मने मन के बुझाता उजाता है ये नहीं है सबको। लड़का लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? हाँ, बुझेबे नहीं करता ये सबको। हाँ, तो वैदिक ऋग वैदिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, चलिए अब आगे का क्लास कल समझाते हैं। खोलो उसको। हाँ,